हाँ प्यारे बच्चों, आज हम ऑप्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इससे वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स किया था और रे ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस किया, रिफ्रैक्शन किया था। जो मेन टॉपिक था उसका वो रिफ्रैक्शन था जो हमने रे ऑप्टिक्स में किया था। आज हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं और मैंने आपको पहले बताया था कि वेव ऑप्टिक्स में 3 चीजें मेन है जो आपको करना है: इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। तो आज हम जो इंटरफेरेंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, उसको देखते हैं क्या होता है। तो देखो, अगर आप इंटरफेरेंस नाम पर ही जाओगे तो इंटरफेरेंस किस वर्ड से बना है? इंटरफेयर से। यानी कि जब 2 चीज 3 चीज आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? भाई इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ये तो वर्ड बोलते हैं। तो इसके नाम से ही अपीयर होता है कि इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरफेयर करना। और इंटरफेयर करेगा कौन यहां पर? क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो वेव्स इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे को। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप किसी रूम में हो और आपके रूम में देयर आर 2 बल्ब्स। मान लो 2 बल्ब है और दोनों को आपने ऑन कर दिया तो क्या होगा? भाई एक ही रूम में दोनों बल्ब से लाइट आएगी और रूम तो एक ही है, तो बोथ बल्ब विल लाइट अप द सेम रूम। तो नेचुरल सी बात है, एरिया एक ही है लेकिन एरिया एक में उसका वेव भी आ रहा है, यानी कि उसकी लाइट भी आ रही है और उसकी लाइट भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। मान लो मैं एक पार्टिकल लेता हूं। सपोज करो ये एक मीडियम का पार्टिकल है और इस पार्टिकल जो कि वेव का कैरियर है, मान लो इस पार्टिकल पर एक बल्ब B1 से लाइट आया। और वेव क्या होता है? वेव का मतलब होता है इंटरफेरेंस, वेव का मतलब होता है आपका डिस्टरबेंस। यानी कि वेव मोशन का मतलब डिस्टरबेंस। जो पार्टिकल्स जो होती है उसको नेचुरल पोजीशन से जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे जब में वाइब्रेट करती है, उसी को हम वेव कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पार्टिकल है उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? एक बल्ब से जो लाइट आई वो भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे बल्ब से लाइट आई वो भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये बेचारा पार्टिकल तो फिर डायलेमा में होगा कि मैं उधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो वो क्या करेगा? वो बीच का रास्ता अपनाएगा। ना वो उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा, ना वो उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी, कि वो भी नाराज ना हो और वो भी नाराज ना हो, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से वो अपना वाइब्रेशन शुरू कर देगा। तो इसी को तो हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है? सुपरपोजिशन होती है वेव्स की। वेव्स की सुपरपोजिशन होती है कि जब 2 वेव्स आपस में क्या करते हैं? सुपर इंपोज करते हैं, एक ही जगह पे आते हैं। तो एक ही जगह से आने से क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस से होता क्या है? देखो, अभी मैं आपको एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि इंटरफेरेंस से होगा क्या। कि जब 2 वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे तो इंटरफेयर करने के बाद कहीं पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम भी हो जाएगी। अब आपको यह पता है कि जो वेव्स होता है, जैसे मानो ट्रांसवर्स वेव है, वह ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रैप की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर मान लिया 2 वेव आपस में इंटरफेयर कर रहा है, सुपर इंपोज कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के ऊपर है। ऐसा हो सकता है ना। या यह भी हो सकता है कि एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रप के ऊपर है। जहां पर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आएगा वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा। और जहां पर ऑपोजिट होगा, यानी क्रस्ट ट्रप के ऊपर आएगा, वहां पर
जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी लाइट की। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर सिमिलर मिल रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, कहीं पर अपोजिट मिल रहा है तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बेसिकली इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। अगर एक ही बल्ब लगाया आपने तो क्या दिखता है कि एक जैसा लाइट है, लेकिन अगर इमेजिन करो कि हमने ऐसे दो बल्ब लिए और दोनों के वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही हैं, तो इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि वॉल्स पे कहीं पर लाइट ज्यादा, कहीं पर लाइट कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर लाइट कम, ऐसा होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं है, अगर मैं एक ही रूम में दो बल्ब लगा दूं, तीन बल्ब जला दूं, चार जला दूं, तो एक जगह कहां दिखता है? पैचेस हमें कहां दिखाई देते हैं? दिखता है क्या ऐसा? नहीं दिखता। तो वो क्यों नहीं दिखता है? एक्चुअली ये पैचेस तो बनते हैं, लेकिन वो पैचेस हमें दिखते क्यों नहीं है? अभी मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, उस डायग्राम से और आपको क्लियर होगा कि ये पैचेस हमें कब दिखाई देंगे और कब हमें ये पैचेस दिखाई नहीं देंगे। तो इंटरफेरेंस को सबसे पहले जो किया था, इलिस्ट्रेट किया था इसको, वो थे सर थॉमस यंग। तो इसको हम इसलिए कहते हैं यंग एक्सपेरिमेंट, या बोले तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको यहां पर एक डायग्राम से बताता हूं कि यंग ने क्या किया और किस तरीके से उन्होंने इंटरफेरेंस को शो किया। तो उसके लिए सपोज करो मैंने क्या करा, एक मान लो कार्डबोर्ड लिया मैंने, सपोज करो डार्क रूम एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। मान लो हमने एक कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में मान लो मैंने दो होल कर दिए, बड़े बड़े छोटे छोटे, ये इस तरह से मैंने दो होल कर दिए, ये दो होल कर दिए मैंने। और उसके बाद क्या किया मैंने, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया। अभी मैं इस डायग्राम में क्या करूंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा क्रस्ट और ऐसे बनाऊंगा ट्रफ। तो ये क्या सोर्स क्या करेगा, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, इस तरीके से क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस करेगा, लाइट फैलती जाएगी चारों तरफ। अभी क्या होगा कि लाइट, ये दो हमने स्लिट लिए, एक S1 लिया और एक S2 लिया, स्लिट कहते हैं इनको, यानी स्मॉल होल्स, स्मॉल ओपनिंग। तो अब यहां से भी लाइट निकलेगी और यहां से भी लाइट निकलेगी, तो ये भी अपना क्रस्ट और ट्रफ बनाएगा, ये भी अपना क्रस्ट ट्रफ बनाएगा। और वेव ऑप्टिक्स क्या कहता है, वेव नेचर क्या कहता है कि लाइट चारों तरफ ट्रेवल करता है। रे और वेव में ये डिफरेंस है कि रे ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और वेव ऑप्टिक्स का कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या होगा कि जो यहां से लाइट आएगी, जैसे मान लो ये मैंने बनाया ये क्रस्ट, ये इस तरह से ट्रफ, क्रस्ट, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली क्रस्ट और ट्रफ बनते जाएंगे और लाइट चारों तरफ ऐसे फैलती जाएगी, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ लाइट प्रोड्यूस करता जाएगा इस तरीके से। ऐसे इसी तरीके से जो दूसरा स्लिट है वो भी तो क्रस्ट और ट्रफ बनाएगा। इसको थोड़ा सा चलो मैं पास कर देता हूं, यहां पर थोड़ा सा को नजदीक कर देता हूं, अच्छा डायग्राम बनेगा। तो ये मैंने यहां स्लिट, दूसरा स्लिट मैंने यहां ले लिया। तो अब क्या होगा देखो कि ये भी अपना क्रस्ट और ट्रफ बनाएगा। देखो बना के दिखाता हूं, ये हो गया इसका क्रस्ट, ये क्या हो गया इसका ट्रफ, ये क्रस्ट हो गया। ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली ये क्रस्ट और ट्रफ ये भी तो अपना बनाएगा। तो वही बना रहा हूं जो ये बनाएगा इस तरीके से। ये देखो, और मान लो यहां पर रखा है मैंने स्क्रीन, सपोज करो यहां पर मैंने रख दिया स्क्रीन, ये स्क्रीन है। अब देखो स्क्रीन के ऊपर होगा क्या, अब इसमें दो सिचुएशंस होंगी। एक सिचुएशन ऐसा आपको मिलेगा जहां पर दोनों का क्रस्ट और क्रस्ट ऊपर आ रहा होगा, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी जहां पर एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ के ऊपर आ रहा होगा, और तीसरी सिचुएशन होगी जहां पर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा होगा, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ रहा है, और थर्ड क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है। तो जहां पर सिमिलर चीजें मिलेंगी, मतलब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आएगा, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आएगा या ट्रफ ट्रफ के ऊपर आएगा, वहां पर क्या होगा,
देखो एक और डायग्राम यहां पर साइड में बना देता हूं मैं। जैसे मान लो एक वेव ये है और दूसरा वेव ये है, दूसरा वेव ये है, ऐसे आगे तक आएगा। और एक सिचुएशन ये बन जाएगी जहां पर देखो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रप ट्रप के ऊपर आ रहा है। ये दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, इस तरीके से, इस तरह से आएगा, यानी जो एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रप के ऊपर आएगा। तो जहां पर सिमिलर चीजें मिलेंगी उसको मैंने किससे दिखा दिया, डॉटेड डॉटेड में मिलेगा या क्लियर लाइन से मिलेगा। तो इसका मतलब ये सिचुएशन है। और जहां पर डॉटेड लाइन क्लियर लाइन से मिल रहा है, इसका मतलब क्रस्ट ट्रप के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑपोजिट चार्ज आ रही है, यानी ये चीजें हो रही है। तो जहां पर सिमिलर क्रस्ट क्रस्ट पर आ रहा है, ट्रप ट्रप के ऊपर आ रहा है, वहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जहां पर ऑपोजिट होगा वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देखते हैं यहां पर ऐसा कहां होगा। तो जो सिमिलर मिल रहा है उसको मैं डॉट से डिनोट कर देता हूं, जो ऑपोजिट मिल रहा है उसको क्रॉस कर देता हूं। तो देखो सिमिलर पहले स्टार्ट करते हैं, यहां से करते हैं। देखो सिमिलर कहां का मिल रहा है उसको डॉट से कर देता हूं। देखो ये देखो, ये हुआ डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट। तो यहां पर सिमिलर चीज आके मिल रही है, डॉट डॉट के ऊपर आ रहा है और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है। ऐसे यहां देखो, आप देखो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। तो जब ये क्रॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा। फिर आगे देखो, फिर ये डॉट आ जाएगा, ये देखो यहां डॉट आ गया। फिर आगे देखो, फिर क्रॉस आ जाएगा, ये देखो क्रॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आगे देखो, फिर डॉट आ जाएगा, ऐसे ऐसे इधर भी आएगा, ऊपर भी। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये क्रॉस है, ये डॉट है। तो डॉट को मैं चलो रेड से डिनोट कर देता हूं, क्रॉस को मैंने ब्लैक से कर दिया। इस तरीके से ये हो गया। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे। फिर अगला देखो, अगला क्या है, ये देखो ऐसे स्क्रीन के ऊपर तक ऐसे जाएगा। अगला देखेंगे आप तो क्या दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई देगा आपको। यानी यहां पर हो क्या रहा है कि अगर स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कौन सी सिचुएशन आई है, ये वाली सिचुएशन। और कहां आई है ये वाली सिचुएशन, यहां पर आई है। और कहां पर आई है, और नीचे भी ऐसे आएगी। और बीच में क्या आया है, बीच में ये वाली सिचुएशन आ गई है, यानी कि ये वाली सिचुएशन आ गई है ना। ऐसे यहां भी ये वाली सिचुएशन आ गई है। यानी यहां पर होगा क्या, ऐसे इधर भी होगा, ऊपर भी, ऐसे ऊपर भी होगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, स्क्रीन के ऊपर कहीं पर लाइट दिखाई देगा ज्यादा और कहीं पर लाइट दिखाई देगा कम। इस तरीके से देखो, यहां लाइट है कम, फिर आपको लाइट दिखाई देगा ज्यादा, यानी ये लाइट हो गया ज्यादा, फिर लाइट हो गया कम। इस तरीके से इधर भी आएगा और ऐसा भी आएगा। यानी लाइट कम कहां होगा, जहां पर ऐसी होगी। लाइट ज्यादा कहां होगा, जहां पर ऐसी सिचुएशन होगी। यानी इस तरीके से हम ये देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब। यानी दो सोर्स हो गए, एक S1 और एक S2, दोनों की वजह से ऐसा आ रहा है। यानी हमें स्क्रीन के ऊपर पैचेस दिखाई देंगे, कहीं पर ज्यादा लाइट दिखाई देगा, कहीं लाइट कम लाइट दिखाई देगा। इसी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब आती है बात की भाई डेली लाइफ में, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि भाई मैंने दो बल्ब लगा दिए, दोनों कैसे थे और रूम मान लो एक ही है, तो फिर यहां पैचेस क्यों नहीं दिखाई देते। पैचेस इसलिए दिखाई नहीं देते कि ये जो सोर्स होते हैं ये कोहेरेंट नहीं होते। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्सेज को कहते हैं, या कोहेरेंट वेव्स ऐसे वेव्स को कहते हैं जिनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहता है। इनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। और कभी भी दो वेव का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो सकता। दो वेव का फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, उनका फेज डिफरेंस हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर फेज डिफरेंस चेंज होने से होगा क्या, जैसे मान लो ये मैंने एक लोकेशन लिया, इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे क्या हो रहा है, यहां पर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रप ट्रप के ऊपर आ रहा है, यहां पर उल्टा हो रहा है। तो अब इस किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहां पर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रप ट्रप के ऊपर आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, वहीं पर उल्टी सिचुएशन आ जाएगी। यहां पर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, यहां पर ये वाली बन जाएगी, यहां पर ये बन जाएगी, यहां पर ये बन जाएगी। यानी एक ही जगह पे, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस वेव्स का कांस्टेंट नहीं होगा तो एक ही जगह पे
स्क्रीन के पर्टिकुलर पॉइंट पे ही क्रस्ट भी बनेगा, ट्रफ बनेगा, क्रस्ट बनेगा, मतलब ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ऐसे पैचेस जो है वो एक ही जगह पे बनते रहेंगे, यानी इनकी इनकी जो वो जो है चेंज होता रहेगा। तो ये इतनी तेजी से चेंज होगा कि हमें दिखता ही नहीं है कि यहां ब्लैक स्पॉट बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो भी दो व्हाइट के बीच में एक दो व्हाइट, अगर एक बार व्हाइट पैच आया, फिर दोबारा से कुछ देर बाद व्हाइट आएगा, उसके बीच में ब्लैक भी आएगा। तो वो इतना कम गैप होता है ना कि हमें ब्लैक वाला हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती है, एप्टिक नर्व्स होती है, वो दो चीजों हमारे सामने अपीयर हो रहा है, तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल होता है, उससे कम इंटरवल अगर होगा तो वो दो चीज हमें एक ही दिखाई देगी। तो इसीलिए हमें नॉर्मली जो है ये पैचेस दिखाई नहीं देते, लेकिन बनते नॉर्मली ही है, ये बनते हैं, लेकिन एक ही जगह पे इनकी पोजीशन इतनी तेजी से चेंज होती रहती है कि हमें पैचेस दिखते नहीं है। तो इस तरह के जब एक जगह पे फिक्स हो जाए कि जहां पर व्हाइट स्पॉट है, यानी कि जहां पर लाइट ज्यादा आ रही है वहां पर हमेशा ज्यादा रहे, जहां पर व्हाइट है उसी पॉइंट पर ब्लैक है वहां पर हमेशा लाइट कम रहे, तो ये तब हो सकता है जब सोर्स कोहेरेंट हो। और कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते, क्यों नहीं होते हम बाद में डिस्कस करेंगे। कभी भी दो अलग अलग सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होते। तो इस चीज को जहां पर सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं, इसीलिए यंग ने क्या कहा था, एक ही सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड कर दिया था। तो इंटरफेरेंस के लिए इसको हम फिर क्या कहते हैं, इस तरह के इंटरफेरेंस को हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। और जो हमें नॉर्मली क्या होता है कि जो बल्ब होगा, दो बल्ब होंगे, एक रूम होगा, तो पोजीशन चेंज होगी, तो हमें ये फ्रिंजेस, ये जो चीजें हैं ब्लैक और लाइट स्पॉट्स हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी व्हाइट ही व्हाइट दिखेगा, ये सस्टेन्ड नहीं होते। सस्टेन्ड के लिए क्या चाहिए, सस्टेन्ड का मतलब जहां पर एक जगह फिक्स हो जाए, व्हाइट व्हाइट ही रहे, जहां ब्लैक है ब्लैक ही रहे। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या चाहिए, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर की लाइट, और दूसरी चीज कोहेरेंट होनी चाहिए। तो ये यहां पर है। तो यंग ने कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। डबल स्लिट, एक ही स्लिट से दो स्लिट बनाए, एक ही सोर्स से दो सोर्स उन्होंने बनाए। तो ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है। तो अगर ये दोनों सोर्स कोहेरेंट होते तो हमें पैचेस दिखाई देते, नहीं दिखते, क्योंकि ये सस्टेन्ड नहीं है। सस्टेन्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोहेरेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इस तरीके से इसमें ये पैचेस दिखाई देते हैं। अब ये जो आपका देखो उस पर पैच बना है, ये जो डार्क स्पॉट बना है, इस डार्क स्पॉट को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, या डार्क फ्रिंज बोलते हैं, इनको फ्रिंजेस बोलते हैं मतलब बेसिकली। तो इसको डार्क फ्रिंज भी बोलेंगे, या मिनिमा भी बोल दो। लाइट की इंटेंसिटी कम है तो उसको हमने मिनिमा बोल दिया। तो ये क्या है इसमें, ये सारे डार्क डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस है, या मिनिमा है, या डार्क फ्रिंजेस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरीके से ये जो स्पॉट्स है, ये वाली चीज है जहां पर आपको लाइट ज्यादा दिखाई देगी जिन पॉइंट्स पे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और ब्राइट फ्रिंज भी बोलेंगे इसको, ब्राइट फ्रिंजेस बोल देंगे इनको, या इसको हम मैक्सिमा बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे। तो अब देखो, ये तो हमने ग्राफिकली समझा कि भाई ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें मैथमेटिकल कंडीशंस ड्राइव करेंगे कि दो वेव्स किस कंडीशन में मिले। मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हो कि जो कंडीशन सेटिस्फाई हो और वहां ब्राइट फ्रिंज बने, और कंडीशन सेटिस्फाई हो कि डार्क फ्रिंज बने। तो ये मैथमेटिकल कंडीशंस अब हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। उसके लिए देखो यहां पर क्या करना है आपको, मैंने बताया कि सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए और मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए। तो अब हम मैथमेटिकल कंडीशंस ड्राइव करेंगे। भाई जो कंडीशंस यहां सेटिस्फाई होती होगी वही यहां होती होगी, वही यहां होती होगी, यानी एक खास मैथमेटिकल कंडीशंस आती होगी। उन कंडीशंस को अगर प्रोवाइड करेंगे तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, और कुछ खास मैथमेटिकल कंडीशंस होंगी जो प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा। तो अब हम मैथमेटिकल कंडीशंस ड्राइव करते हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कब बनते हैं। तो उस कंडीशन को ड्राइव करने से पहले आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो वेव्स आपस में
सुपर इंपोज करती है, यानी एक ही जगह आती है, तो पार्टिकल दोनों के हिसाब से वाइब्रेट नहीं कर सकता। पार्टिकल क्या करता है, उन दोनों का एक रिजल्टेंट बनाता है और वो उस रिजल्टेंट के हिसाब से वाइब्रेट करना शुरू करता है। यानी दो वेव जब आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने से क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो कोहेरेंट वेव्स हैं, आपस में सुपर इंपोज कर रही हैं, उनके सुपर इंपोज करने से क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, पहले हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं, देन वी विल फाइंड द कंडीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो क्या बोलेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव। सुपर इंपोज्ड वेव, first of all we are going to find the equation of superimposed wave. Suppose the waves are a sin omega t and second wave is b sin omega t plus phi. Now these waves are coherent because the phase of this wave is omega t and phase of this wave is omega t plus phi. The phase difference is phi. Omega t and omega t will cancel. The phase difference between the waves is phi, which is constant, which is independent of time. It will not change with the time. That is why we can say these waves are coherent. For coherent waves, the amplitude of the waves may be different, may be same. तो वो सेम हो सकता है या अलग भी हो सकता है, लेकिन जो एंगल में डिफरेंस होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि यहां पर है फाई। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी कर दो आप। तो ये दो वेव्स ले लिए, अब क्या किया, इसमें हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि y इज y1 प्लस y2, y1 इज a sin ओमेगा t एंड y2 इज b sin ओमेगा t प्लस phi। ये हो गया। तो इसमें से अगर मैं क्या करता हूं, अब इसको इक्वेशन बना देता हूं, एक्सपैंड करता हूं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। अभी क्या करते हैं, इसमें इस और इस टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ए प्लस बी कॉस फाई, और कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई, बी साइन फाई और कॉस ओमेगा टी। अभी क्या करते हैं, अब देखो ये जो हमें इंसिडेंट वेव्स थी ये साइन के टर्म्स में है, और ये जो सुपर इंपोज्ड वेव आ गई तो कॉम्प्लेक्स आ गई। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इसको साइन या कॉस की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इंसिडेंट वेव साइन की फॉर्म में लिए हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, देखो हमने यहां पर क्या किया, ये चीज जो है इसकी जगह हम ले लेते हैं आर कॉस थीटा, और इसकी जगह ले लेते हैं आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ये हमने ले लिया। यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं हमने क्या लिया, आर कॉस थीटा किसकी जगह लिया है, ए प्लस बी कॉस फाई की जगह, और आर साइन थीटा लिया हमने आर साइन फाई की जगह। तो ये आर कॉमन आ गया, या गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। तो ये देखो सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन आ गई, और ये भी अब क्या आ गया, ये भी इक्वेशन साइन के टर्म्स में आ गया। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे जैसे, तो ए और बी क्या है, इनका एम्पलीट्यूड है वेव्स का, इंसिडेंट वेव्स का। तो आर किसका एम्पलीट्यूड है, R is the amplitude of superimposed wave. R is the amplitude of superimposed wave. उसके बाद आप क्या करोगे, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, इसका फेज क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपकी सुपरइम्पोज्ड वेव की इंटेंसिटी इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या है, वेव थ्योरी लाइट की कहता है कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ये प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा इसमें एक और चीज, इंटेंसिटी से पहले हम क्या करते हैं, एक और चीज निकालते हैं। देखो इसमें हमें क्या है, ए और बी तो हमें पता है भाई, जो इंसिडेंट वेव्स है उसकी हमें सारी चीजें पता होती है। पता क्या नहीं है, आर, क्योंकि आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ए पे बी पे और थीटा पे।
तो पहले आर की वैल्यू निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये जो इक्वेशन था मान लो ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, इसको स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस सॉरी ये तो आपका था ये था आपका बी साइन फाइव, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो या और बाकी चीज हो जाएगी 1, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, ये आ गया आपका आर स्क्वायर, क्योंकि जब कॉमन लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया, देखो दिस इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, this is the amplitude of the superimposed wave, and this amplitude of superimposed wave depends on the value of a, यानी amplitude of the incident waves a and b and phase difference between the two waves। अब वेव थियरी लाइट की देखो ये कहती है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू द वेव थियरी ऑफ लाइट, क्या कहता है वेव थियरी ऑफ लाइट, कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो जैसे इंसिडेंट वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ए और है बी है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे ही जो सुपर इम्पोज्ड वेव है उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा उसके एम्पलीट्यूड के। कांस्टेंट हटा दो, के लगा दो, तो दिस विल बी आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू थी आपकी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ये आपकी इंटेंसिटी आ गई किसकी, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द सुपर इम्पोज्ड वेव, यानी दोनों वेव जहां पर आपस में मिल रहे हैं वहां पर। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, फाइव की वैल्यू बदलेगी ना। अच्छा एक चीज और, ये जो इंटेंसिटी होगी ये ए और बी पर डिपेंड नहीं करेगा एक्चुअली अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम दो वेव्स एक बार ले लेंगे ना तो उन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, उनके बीच का फेज डिफरेंस। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए कि जो इंटेंसिटी होगी वेव्स की किसी एक जगह पे, इंटेंसिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा एक्चुअली में वैल्यू ऑफ cos फाइव पे। मान लो स्क्रीन के ऊपर किसी एक पॉइंट पे फाइव की वैल्यू बदलती रहे, और फाइव की वैल्यू कब बदलेगी, जब सोर्स कोहेरेंट नहीं होगा तो फाइव की वैल्यू चेंज होगी। तो एक ही जगह पे मान लो अगर फाइव की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा भाई, इंटेंसिटी एक ही जगह पे कहीं ज्यादा भी, जब फाइव की वैल्यू ज्यादा होगी cos फाइव की तो इंटेंसिटी उसी जगह पे ज्यादा होगी, जहीं पर मान लो वहां cos फाइव की वैल्यू कम हो गई तो इंटेंसिटी विल बी स्मॉल। तो एक ही जगह पे अगर हम फाइव को चेंज करेंगे, और फाइव कब चेंज होगा, जब नॉन कोहेरेंट होगा सोर्स, कोहेरेंट होगा तो फाइव की वैल्यू फिक्स होगी, यानी जो फेज डिफरेंस 30 डिग्री है मान लो 30 डिग्री ही रहेगा एक पॉइंट पे। तो जैसी इंटेंसिटी होगी वहां हमेशा ऐसी ही रहेगी, इट विल द पोजीशन ऑफ दैट इंटेंसिटी विल नॉट चेंज। तो इसीलिए इसको हम ये जो सारी चीजें हैं ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए ध्यान रखना है। तो अब मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो इंटेंसिटी होगी लाइट की किसी भी एक पॉइंट पे वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा cos फाइव की वैल्यू पे। अगर cos फाइव की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, cos फाइव की वैल्यू सबसे कम होगी तो इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे यानी कि जो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, कब इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, व्हेन cos फाइव विल बी मैक्सिमम। और आपको पता है cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है, कितनी होती है, पहले तो cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कौन कौन से एंगल्स पे होती है, किस किस पे होती है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, सो ऑन।
0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन। बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसको ऐसे हम सिंगल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 सो ऑन। तो ये कंडीशन आ गई, यानी अगर दो वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? या तो 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो वहां पर क्या होगा फिर? उन सारी जगहों पे जहां पर ऐसी कंडीशन आ रही है वहां पर क्या होगा? फिर वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे होंगे। यानी एक जगह 0 होगा फेज डिफरेंस, अगले जगह 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरीके से फेज डिफरेंस चेंज हो रहा होगा। तो उन जगहों पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे होंगे। तो ये तो आगे कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमेशा एंगल के टर्म्स में होता है, एक होता है, और एक दूसरा होता है पाथ डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस अलग अलग होगा तो पाथ डिफरेंस भी अलग होगा। तो एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, वो आप याद कर लो कि अगर दो वेव का बीच मान लो पाथ डिफरेंस है x, वेवलेंथ है लैम्डा, x बाई लैम्डा इक्वल हो जाएगा, अगर फेज डिफरेंस है पाई तो पाथ डिफरेंस होगा 2 पाई। तो ये रिलेशन है, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। तो पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो 5/2 पाई इंटू लैम्डा। ये फेज डिफरेंस से ऐसे हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होता है फेज डिफरेंस? अभी निकाला हमने 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई और इंटू लैम्डा, पाई एंड पाई, तो दिस विल बी n लैम्डा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n हो जाएगा यहां पर आपका 0, 1, 2 सो ऑन। यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या क्या होगी? x की वैल्यू लैम्डा होगी 2 लैम्डा, 0 से स्टार्ट होगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सो ऑन। यानी बोले तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर दो वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वहां पर फेज डिफरेंस हमेशा होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। दोनों चीजें एक ही है, लेकिन हमने वो अलग अलग लिखा है। एक पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिखा है, को फेज डिफरेंस के टर्म्स में लिखा है। तो जहां पर ये फेज डिफरेंसेस होंगे वहां पर ये पाथ डिफरेंस हमेशा होगा। तो उन सभी जगहों पे क्या कौन से फ्रिंजेस बनेंगे? ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। समझ में आया ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस? दिस एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कंडीशंस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि डार्क फ्रिंजेस। तो कंडीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो अब हम क्या करेंगे? डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन निकालेंगे। और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस क्या होती है? देखो, डार्क फ्रिंज कब होगा? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी। और आपको पता है cos फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है? cos फाई की वैल्यू होती है -1 मिनिमम। और कौन कौन से एंगल्स पे होती है cos फाई? -1 कौन कौन से एंगल होगा? तो फाई कितना होगा फिर? पाई, 3 पाई, 5 पाई सो ऑन। बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और n की वैल्यू होगी यहां पर 1, 2, 3। देखो एक चीज और आपको बता देता हूं, इससे पहले हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए n कहां से शुरू किया था? 0 से। तो इसका मतलब जब दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस 0 होता है तो उस पॉइंट पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है। वो होता है स्क्रीन का सेंटर, यानी दो स्लिट्स जो लिए, दो स्लिट्स के बिल्कुल बीचों बीच का सामने का पॉइंट, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। तो इसलिए n को 0 से शुरू किया है, क्योंकि हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे जब पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस 0 होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और उसके बाद फिर पहला डार्क आएगा, तो उसके लिए n जो लिखेंगे फिर हम
1 लिखेंगे। तो डार्क के लिए हमेशा n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, यानी यहां जो n डालेंगे 1 से डालेंगे, 0 से नहीं डालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब पार्ट डिफरेंस भी निकाल देते हैं। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस विल बी, अभी आपने पीछे फार्मूला लिखा था हमने, क्या 5/2 पाई और इंटू लैम्डा, ये था इफ द पार्ट डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितना है? 2n-1 इंटू पाई अपॉन 2 पाई और इंटू लैम्डा। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये आ गया पाथ डिफरेंस। तो कितना पार्ट डिफरेंस आएगा? तो पार्ट डिफरेंस विल बी, अगर n की वैल्यू वही 1 से डालोगे, 1 2 सो ऑन, तो कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 सो ऑन। तो इसका मतलब अगर दो वेव के बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है, तो हमेशा वहां पर डार्क फ्रिंजेस बनता है। तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या थी? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ, देन डार्क फ्रिंज विल फॉर्म। तो ये दो कंडीशंस मैंने आपको बताए कि ब्राइट फ्रिंज कब बनता है और डार्क फ्रिंज कब बनता है। ब्राइट फ्रिंज क्या बताया था? If the phase difference between two waves is what? If the phase difference between two waves is even multiple of pi or part difference is integral multiple of lambda, then always at that locations the bright fringe or constructive interference will take place. And if the phase difference between two waves is odd multiple of pi or the part difference is odd multiple of half of the wavelength, then at that point on the screen the destructive interference will take place. तो इस तरीके से मैंने आपको बताया आज कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद हमने देखे कि इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते क्यों हैं, और सस्टेंड क्या होते हैं, नॉन सस्टेंड क्या होते हैं, सस्टेंड इंटरफेरेंस कब होता है, नॉन सस्टेंड कब होता है, और फिर हमने बाद में कंडीशंस ड्राइव करी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आज आपको बताया इंटरफेरेंस के बारे में, कंडीशंस और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के को ड्राइव करके दिखाया, एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो क्या करना है? वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, खुद भी समझना है, दोस्तों को भी समझाना है।